हेलो बच्चों, ये हमारा लास्ट वीडियो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हमने ये देखा था कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद विमेन की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। हालांकि उनको काफी लंबे समय तक अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ा। ठीक है, इस पोर्शन में हम ये देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद स्लेव्स की लाइफ में क्या चेंजेस आए। ठीक है, लेकिन पहले ये समझ लें कि ये स्लेवरी होती क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, स्लेव का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जिसे पैसे देकर खरीद लिया गया है, अब वो आपका स्लेव है, आपका गुलाम है, उससे आप जैसे चाहे वैसे काम करवा सकते हैं। ये स्लेवरी होती थी पहले। ठीक है, पहले लोगों को खरीद लिया जाता था, आज ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक जमाना ऐसा था जब स्लेव्स को खरीदते थे और खास तौर से अफ्रीकन्स को इस तरीके से खरीदा और बेचा जाता था जिन्हें नीग्रोस कहा जाता था। ठीक, तो जैकोबिन गवर्नमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स में से एक था अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? जब अमेरिका की खोज करी क्रिस्टोफर कोलंबस ने, उसके बाद कई यूरोपियन कंट्रीज ने अमेरिका में अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करी। फ्रांस की भी वहां पर कई इंपॉर्टेंट कॉलोनीज थी, जैसे कि मार्टिन क्यू, ग्वादेलोप एंड सेंट डोमिंगो। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर कई सारी चीजें प्लांटेशंस में प्रोड्यूस की जा रही हैं, जैसे कि टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी, और इन सभी की यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो इन चीजों के प्रोडक्शन पर कई यूरोपियंस का प्रॉफिट डिपेंड करता था। उन्हें इन चीजों की सप्लाई मेंटेन करनी है, लेकिन सप्लाई तब मेंटेन हो पाएगी जब प्रोडक्शन हो पाएगा। प्रोडक्शन कब हो पाएगा? जब वहां पर काम करने के लिए मजदूर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यूरोपियंस इन जगहों पर जाकर काम करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों यूरोपियंस वहां जाकर काम करना नहीं चाहते? बिकॉज ऑफ डिस्टेंस एंड अनफैमिलियर लैंड। डिस्टेंस है काफी ज्यादा, और अनफैमिलियर लैंड से क्या मतलब है इनका? कि वहां पर गर्मी ज्यादा है, जबकि यूरोप एक ठंडा इलाका है। ठीक, तो ये वहां जाकर काम करने को तैयार नहीं है। तो अब इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए? इस समस्या का समाधान निकाला किसने? इस समस्या का समाधान निकाला कैसे? स्लेवरी के थ्रू। ठीक है, एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड किस किस के बीच में? यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका के बीच में। यूरोप की कई कंट्रीज से मर्चेंट्स अफ्रीका आते थे और अफ्रीका से स्लेव्स खरीदकर अमेरिका में ले जाकर बेचते थे। जैसे कि फ्रांस में दो पोर्ट सिटीज थी, बॉर्डोएक्स एंड नेंटिस। ठीक है, इन पोर्ट सिटीज से मर्चेंट्स आते थे अफ्रीका के कोस्टल एरियाज में। यहां पर चीफटेन्स स्लेव्स को लेकर आते थे और इन स्लेव्स को बेच देते थे उन मर्चेंट्स को। मर्चेंट्स उन स्लेव्स को खरीदकर उनको अपनी शिप में बांध देते थे। दे वर शैकल्ड एंड ब्रांडेड। शैकल्ड मतलब बांध देना, और ब्रांडेड मतलब उनके ऊपर उनकी ब्रांडिंग की जा रही है, उनके ऊपर सील्स लगाई जा रही है कि ये किस क्वालिटी के, ठीक है, और किस कंपनी के। ठीक, दे वर शैकल्ड एंड ब्रांडेड, और 3 महीने का लंबा सफर तय करते थे उसके बाद अमेरिका तक ले जाने के लिए, क्योंकि अफ्रीका से अमेरिका तक पहुंचने के लिए अटलांटिक ओशन क्रॉस करना पड़ता था। तो 3 महीने का समय लगता था, और वहां ले जाकर इन स्लेव्स को प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया जाता था। फिर इन स्लेव्स से काम करवाते थे और टोबैको, शुगर, इंडिगो जैसी चीजें वहां पर प्रोड्यूस की जाती थी, जिससे यूरोप के जो मार्केट्स हैं उनकी डिमांड फुलफिल की जा रही है और प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है। ठीक, लेकिन इन स्लेव्स की हालत बहुत खराब थी। इन स्लेव्स को ही अब हम अफ्रीकन अमेरिकन भी कहते हैं। ठीक है, जो अफ्रीका के लोग अमेरिका में स्लेव्स की तरह ले जाए गए, लेकिन अब वो वहीं के सिटीजन्स हैं, इसलिए इनको अफ्रीकन अमेरिकन भी या नीग्रोस भी कहा जाता है। ठीक, अब ये जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड है, इसके कारण स्लेवरी स्टार्ट हो गई। जब 1789 में रेवोल्यूशन हुआ और लोगों को उनके राइट्स मिले, सिटीजन्स को या ऐसा कहें मैन को उनके राइट्स मिले, तो कई सालों तक ये भी डिस्कस किया गया फ्रांस में कि ये जो राइट्स मैन को मिले हैं, क्या इन कॉलोनीज में जो स्लेव्स हैं उनको भी दिए जाने चाहिए। इसके ऊपर कई सालों तक डिबेट्स चले नेशनल असेंबली में। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी हालांकि बहुत ज्यादा लोगों ने इसको क्रिटिसाइज नहीं किया। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी बहुत कम क्रिटिसिज्म हो रहा है इसका। ठीक है, और कई लोग इसको अबॉलिश करना नहीं चाहते, क्योंकि कई लोगों का जो बेनिफिट है, कुछ प्रॉफिट जो है वो इस स्लेव ट्रेड पर डिपेंडेंट था। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जिनका प्रॉफिट इस स्लेव ट्रेड पर डिपेंडेंट था। तो नेशनल असेंबली उन बिजनेसमैन को नाराज करना नहीं चाहती थी, इसीलिए स्लेव ट्रेड को
बहुत लंबे समय तक क्रिटिसाइज थ्रू आउट द 18th सेंचुरी ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया गया। फाइनली लेकिन जब जैकोबिन गवर्नमेंट बनी तो जैकोबिन गवर्नमेंट ने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया 1794 में। ठीक है, इसलिए हमने कहा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट वाज अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज। ठीक, लेकिन ये एक टेम्पररी मेजर था। जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का रूलर बना 1804 में, उसने स्लेवरी फिर से रीस्टार्ट कर दी एंड फाइनली स्लेवरी वाज अबॉलिश्ड इन फ्रांस इन 1848। ठीक है, तो ये कंडीशन है फ्रांस में स्लेवरी अबॉलिश होने की। स्लेव्स के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ ये हमने यहां पर देखा। ठीक, फाइनली हम ये देखते हैं कि इस रेवोल्यूशन का एवरीडे लाइफ में क्या चेंज आया। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में सबसे शुरू में इस पोर्शन के, क्या पॉलिटिक्स एवरीडे लाइफ में चेंजेस ला सकती है? क्या पॉलिटिक्स कपड़ों में चेंजेस ला सकती है, जिस तरीके के कपड़े लोग पहनते हैं? क्या लैंग्वेज में चेंज ला सकती है, जिस तरीके की लैंग्वेज लोग बोलते हैं? या बुक्स में चेंज ला सकती है, जिससे लोग जो बुक्स लोग पढ़ते हैं? डेफिनेटली ये सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। जैसे कि हमने सेंस क्लोटस का एग्जांपल दिया था कि रेवोल्यूशन के बाद क्लोथ्स पहनने का तरीका बदल गया, नी ब्रीचेस को अपोज किया जाने लगा। लैंग्वेज की बात करें तो पेरिस में जो लैंग्वेज बोली जाती थी फ्रेंच, वो पूरे फ्रांस में उसको मोटिवेट किया जा रहा है लोगों को बोलने के लिए, और बाकी की सारी जो लैंग्वेजेस हैं उनको डिमोट किया जा रहा है। ठीक है, और बुक्स, हमने फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ा कि कैसे इन फिलोसोफर्स की बुक्स को लोग पढ़ रहे हैं। पहले इस तरीके की बुक्स अलाउड नहीं थी। ठीक, तो रेवोल्यूशन में हम देखते हैं कि इस रेवोल्यूशन के बाद जो गवर्नमेंट बनी उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली कि इस तरीके के लॉज वो बनाएंगे जिससे इक्वेलिटी और लिबर्टी जैसे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो आइडियाज हैं, ये लोग एवरीडे लाइफ में प्रैक्टिस कर सकें या उसको फील कर सकें। ठीक है, ऐसा ही एक लॉ था अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होती है? किसी चीज को जब तक गवर्नमेंट पास ना कर दे तब तक पब्लिश नहीं किया जा सकता, ये सेंसरशिप कहलाती है। तो जो ओल्ड रेजाइम था उसमें यही होता था, जब तक किंग के ऑफिसर्स प्लेस, म्यूजिक या बुक्स, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, जब तक इनको वो पास नहीं कर देते थे तब तक वो पब्लिश नहीं हो सकता था। बट जैसे ही रेवोल्यूशन हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो बिकेम अ नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स। राइट, जैसे ही ये राइट लोगों को मिला तो अब वो अपनी स्पीचेस पब्लिश कर सकते हैं, प्लेस पब्लिश कर सकते हैं, सॉन्ग्स पब्लिश कर सकते हैं, पैम्फलेट्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब चीजें पब्लिश कर सकते हैं। और ये सब चीजें धीरे धीरे सिटीज से कंट्री साइड में भी फैल रही हैं, लोग इनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मोनार्की के खिलाफ ही लिखा जा रहा है, मोनार्की को सपोर्ट करने वाले लोग भी अपनी बात लिख सकते हैं। दोनों ही सेक्शंस के लोग जो हैं वो अपनी बात प्रूफ करना चाहते हैं कि वो सही हैं और लोगों को अपनी अपनी बात मानने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक, इसके साथ साथ फेस्टिव प्रोसेशंस भी हैं, प्लेस भी हैं, और ये लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिससे लोग लिबर्टी और इक्वेलिटी जैसे आइडियाज को एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने देखा कि एवरीडे लाइफ में काफी सारे चेंजेस दिखे हमें, और उसका एक एग्जांपल भी देख लिया हमने, अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। ठीक है, ये हमारा रेवोल्यूशन का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। बस छोटा सा एक पोर्शन नेपोलियन के बारे में आखिरी में दिया हुआ है कंक्लूजन के पार्ट में, कि 1804 में जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का रूलर बना तो उसने क्या किया, आसपास जो डायनेस्टिक स्टेट्स हैं उनको खत्म करके उन सभी जगहों पर अपना किंगडम स्टैब्लिश किया और अपने फैमिली मेंबर्स को वहां पर वो स्टैब्लिश करता चला जा रहा है। शुरुआत में लोगों को लग रहा था कि जो नेपोलियनिक आर्मीज हैं वो उनको फ्रीडम दिलाने के लिए आ रही हैं, वो अपने आप को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप समझ रहा है और लोगों को लग रहा है कि जो नेपोलियनिक आर्मीज हैं वो फ्रीडम के लिए आ रही हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आ गया कि ये जो आर्मीज हैं ये फ्रीडम के लिए, लोगों को फ्रीडम दिलाने के लिए नहीं आ रही हैं, बल्कि ये इन्वेडिंग फोर्सेस हैं जो उनकी कंट्री पर कब्जा करने के लिए आ रही हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में नेपोलियन ने कई सारे रिफॉर्म्स किए, जैसे कि यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स इंप्लीमेंट करवाना, सभी जगह एक जैसे वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सिक्योर करवाना, ऐसे कई सारे रिफॉर्म्स किए या ऐसे मॉडर्न लॉज बनाए जो आगे चल के फ्रांस में काफी फेमस हुए, इवन पूरे यूरोप में फेमस हुए। ठीक है,
फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। और इसके बाद फ्रांस में फिर से कई सारे चेंजेस दिखेंगे हमें, जो हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, ठीक। बट थ्रू आउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन हम ये देखते हैं आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, these are the legacies of French Revolution, जो थ्रू आउट द 18th एंड 19th सेंचुरी पूरे यूरोप में, इवन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी फैले। जैसे कि इंडिया में राजा राम मोहन रॉय और टीपू सुल्तान जैसे लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज को इंडिया में स्प्रेड किया। क्लियर ये चीज? ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।